प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं कमलेश आनंद, MLV2 सागर। लास्ट टाइम मैंने साझेदारी समापन का वीडियो डाला था, जिसमें आप लोगों के विचार मिले कि आप लोगों को समझ आ रहे हैं मेरे वीडियो। मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पाठ्य सामग्री का, तो वह आपको समझ आए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार मैं आपके 12वीं कॉमर्स के लिए लेखांकन के चैप्टर कंपनी से इस बार वीडियो बना रहा हूँ। इसमें भी मैं ये प्रयास किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध करा सकूं, और कोशिश भी की है कि यह आपको समझ भी आए। आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा होगा कंपनी। उसमें हमने कंपनी के कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा की थी उस समय। इस बार हम कंपनी का सैद्धांतिक भाग और व्यवहारिक भाग का अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने सैद्धांतिक भाग की ही चर्चा की है कि कंपनी क्या है, कंपनी के प्रकार, कंपनी की विशेषताएं, अंशक के प्रकार। तो आइए जानते हैं कि कंपनी क्या होती है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कितने प्रकार की होती है कंपनियां। चलिए चलते हैं। कंपनी का पहले हम अर्थ जानेंगे कि किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित कुछ या अनेक व्यक्तियों का एक समूह या संघ कंपनी कहलाता है। मतलब एक व्यक्ति भी कंपनी हो सकता है, लेकिन प्रायः एक समूह होना चाहिए कंपनी स्थापित करने के लिए। तो उसका एक जो समूह या संघ होता है वह कंपनी कहलाता है। व्यवहारिक जीवन में हम ये शब्द सुनते भी हैं। जब कहीं ग्रुप में खड़े होते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि हमारी कंपनी अच्छी मिली या नहीं मिली, है ना। परिभाषा देखें। कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम एवं अमूर्त व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। इसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है तथा सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और इसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, इसका आशय यह है कि कंपनी का जन्म विधान या कानून द्वारा होता है। मतलब जब भी कोई कंपनी स्थापित होगी व्यवसाय करने के उद्देश्य से, तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत गुजरना होगा। जबकि साझेदारी एक ऐच्छिक संघ होता था जो आसानी से स्थापित होती थी, इसमें किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन कंपनी के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया है, तभी उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंपनी का जन्म होता है या कंपनी स्थापित होती है। तो चूँकि इसका जन्म होता है कानून के द्वारा, और जब किसी चीज़ का जन्म होता है तो उसे हम व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। तो यह कंपनी भी एक कृत्रिम बनाया हुआ, प्राकृतिक नहीं, नैसर्गिक नहीं,
जैसे हम आप है ऐसे नहीं, एक अमूर्त रूप में कानून ने बनाया है, एक ऐसा व्यक्ति होती है कंपनी। ठीक है। और देखिए परिभाषा प्रोफेसर हेने ने कहा है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, जिसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। ये जो सार्वमुद्रा बार बार आ रहा है, ये स्टाम्प या सील कहलाती है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा किसी भी कागज़ आदि पर जो सील लगाई जाती है, जैसे हम स्कूल में हमारे प्राचार्य की जो सील लगती है किसी डॉक्यूमेंट्स पर, ऐसी कंपनी की भी एक सील होती है, मुद्रा होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है कि कंपनी का आशय उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित या पंजीकृत हो तथा जिसका निर्माण या पंजीयन इस अधिनियम के पूर्व के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। कहने का मतलब है जो कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित कंपनियां हैं या इसके पूर्व कोई भी कंपनी अधिनियम जो बनाए गए हैं उसके अंतर्गत स्थापित कंपनियां हैं, वो सभी कंपनियां कहलाएंगी। अब हम जानते हैं कि कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों को यदि यह परिभाषा याद है कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, अमूर्त व्यक्ति है, सदस्यों का पृथक अस्तित्व है, इसकी एक सार्वमुद्रा है, सीमित दायित्व होते हैं इसके सदस्यों के और निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। यदि ये परिभाषा आप लोगों को याद है तो ये मान के चलिएगा कि इसमें 5 विशेषताओं को शामिल कर लिया गया है। अर्थात यदि यह परिभाषा आपको याद हो जाती है तो आपकी विशेषताएं भी जो कंपनी वाली हैं वह भी तैयार हो जाएंगी। चलते हैं, विशेषताएं जो परिभाषा से निकल के आप सामने आती हैं। कृत्रिम व्यक्ति बताया है वैसे मैंने कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित या कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। वह सामान्य व्यक्ति की तरह संपत्ति का क्रय विक्रय एवं अनुबंध कर सकती है और वह अपने अधिकारों एवं दायित्वों को निष्पादन करने के लिए अपनी सार्वमुद्रा सील का प्रयोग करती है। दूसरी विशेषता निकल कर आती है सीमित दायित्व। आप लोगों को याद हो यदि कि साझेदारी में जो साझेदार होता है उसका दायित्व असीमित होता है, लेकिन कंपनी में जो उसके सदस्य होते हैं जिनसे कंपनी का निर्माण हुआ है, स्थापना हुई है, उन सदस्यों का जो दायित्व होता है वह सीमित होता है। अर्थात जो कंपनी के सदस्यों ने अंशों को ले रखा है, उन्हीं अंशों तक उन सदस्यों का दायित्व रहेगा। पृथक अस्तित्व, इसका मतलब है कि कंपनी का अस्तित्व अंशधारियों से अलग होता है। अंशधारी मतलब इसके जो सदस्य होते हैं या जो पूंजी लगाते हैं तो उनसे अलग होता है, जबकि अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं लेकिन फिर भी कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग होता है और पृथक अस्तित्व होने के कारण ही कंपनी अपने नाम से अन्य पक्षों के साथ वाद प्रस्तुत कर सकता है एवं अन्य पक्ष भी कंपनी पर वाद या न्यायालय में केस दायर कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि यदि कंपनी के सभी सदस्य छोड़कर चले जाएं या कंपनी के सभी सदस्य मर जाएं तो भी कंपनी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि पृथक अस्तित्व या अस्तित्व के कारण यह सदस्यों से भिन्न होती है, अलग होती है, पृथक होती है।
फिर निरंतर उत्तराधिकार, ये आ गया उसी की जो हम चर्चा कर रहे थे कि कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए यदि, या कोई पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो कंपनी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह निरंतर चलती रहती है। क्योंकि यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उसका उत्तराधिकार उस कंपनी का सदस्य बन जाता है। ठीक है ना। फिर है सार मुद्रा, चर्चा कर चुके हैं। सार मुद्रा अर्थात सील कहलाती है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है, ठीक उसी प्रकार कंपनी अपने हस्ताक्षर के स्वरूप में या अपने हस्ताक्षर के प्रारूप में सील या सार मुद्रा का उपयोग करती है। जिस डॉक्यूमेंट या जिस प्रपत्र पर यह सार मुद्रा लग जाती है तो वह जो लेन देन है या अनुबंध है वह कंपनी की ओर से माना जाता है। फिर विधान द्वारा समापन, जैसे प्राकृतिक व्यक्ति की जन्म प्राकृतिक रूप से होता है, मृत्यु भी प्राकृतिक होती है प्रायः सामान्य व्यक्ति की, ठीक उसी प्रकार जो कंपनी है इसका जन्म कानून द्वारा हुआ है, स्थापना कानून द्वारा हुई है, निर्माण कानून द्वारा हुआ है, तो इसकी जो समापन है या इसका अंत है वह भी कानून या विधान द्वारा ही होगा। फिर चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि कंपनी के प्रकार कितने होते हैं। आइए देखें। कंपनी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सीमित कंपनी, असीमित कंपनी। अब जो सीमित कंपनी है वह कंपनी तीन प्रकार की होती है, गारंटी द्वारा सीमित, अंशों द्वारा सीमित। इसका मतलब ये होता है कि जैसे असीमित कंपनी की बात करें तो इस प्रकार की जो कंपनियां यहाँ कम पाई जाती हैं और इसके सदस्यों का जो दायित्व है असीमित होता है, इसलिए इसको असीमित दायित्व वाली कंपनी भी बोलते हैं। और सदस्य व्यक्तिगत रूप से लेन देन करने के प्रति या लेनदारों के प्रति उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से। इस प्रकार की कंपनियों पर पूंजी की वृद्धि या कमी होने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, मतलब जो सदस्य हैं जितनी चाहे पूंजी लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। फिर जो सीमित कंपनियां हैं उसमें देखें कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है। इन कंपनियों के सदस्य इस बात का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, अर्थात गारंटी देते हैं कि यदि कंपनी का समापन इनकी सदस्यता के समय या सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष के अंदर होता है, ध्यान देना 1 वर्ष के अंदर होता है, तो वे कंपनी के ऋणों का भुगतान एक निश्चित रकम तक कर सकेंगे। अर्थात यदि कोई ऋण ले रखा है कंपनी ने तो ये जो सदस्य हैं ये गारंटी देंगे कि 1 वर्ष के अंदर उन ऋणों का भुगतान एक निश्चित रकम तक करेंगे। ये कंपनियां अंश पूंजी वाली या बिना अंश पूंजी वाली दोनों प्रकार की हो सकती हैं, मतलब अंश जारी भी कर सकती हैं और नहीं भी। यदि ये कंपनियां अंश पूंजी वाली हैं तो उनके सदस्यों का दायित्व उनके अंशों की संख्या तक सीमित रहेगा। फिर है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। इसमें देखें ऐसी कंपनियां जिनके सदस्यों को दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों
के अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है। मान लो किसी सदस्य ने 10 अंश ले रखे हैं 10 रुपये वाले, तो उसका जो दायित्व है 100 रुपये तक ही सीमित रहेगा। ये जो सीमित कंपनियां हैं, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां हैं, 2 प्रकार की होती हैं, निजी कंपनियां और सार्वजनिक कंपनियां। निजी जानते हैं प्राइवेट कंपनी कहलाती है, और सार्वजनिक मतलब पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो निजी कंपनी को देखें यदि, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, ये नया अधिनियम है, संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी का अर्थ एक ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता अथवा प्रदत्त अंश पूंजी 1 लाख अथवा अधिनियम द्वारा निर्धारित इससे अधिक राशि हो सकती है। और निजी या प्राइवेट कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगा देती है, मतलब अंश ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके जो सदस्य हैं अपने सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित रखती है। कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 200 सदस्य। अपने अंशों और ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। निजी कंपनी है, ध्यान रखना ये विकल्प है। क्या निजी कंपनियां अंशों को जनता के लिए आमंत्रित कर सकती है ना? तो नहीं कर सकती। निजी कंपनियां ऋण पत्रों एवं अंशों के लिए, अंश खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। फिर ये अंश कौन लेता है? निजी कंपनी के जो सदस्य होते हैं, जो पूंजी लगाते हैं, वह इन अंशों को क्रय करते हैं। ठीक है। फिर अंशों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से निक्षेप लेने पर आमंत्रण देने पर प्रतिबंध होता है। मतलब किसी बाहरी व्यक्ति से कोई और राशि जमा करने, मतलब कोई राशि जमा करने के लिए प्रतिबंध रहता है ना। फिर एक खास बिंदु रहता है पहचान करने के लिए कि निजी कंपनी है कि नहीं। तो ये जो कंपनियां हैं अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती हैं, है ना। जैसे हिंदुस्तान लीवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है ना। आगे चलें, पब्लिक या सार्वजनिक कंपनी। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सार्वजनिक या पब्लिक कंपनी के संबंध में कहा गया है कि ऐसी वह कंपनी जो प्राइवेट या निजी कंपनी नहीं है, सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी। अर्थात जिसकी चुकता पूंजी 5 लाख रुपए अथवा अधिनियम द्वारा निर्धारित इससे अधिक राशि हो सकती है। फिर एक सार्वजनिक कंपनी अंशों को खरीदने के लिए स्वतंत्रतापूर्वक जनता को आमंत्रित कर सकती है, अर्थात जनता में अंशों का निर्गमन कर सकती है। फिर सार्वजनिक कंपनी में कम से कम अंशधारियों की संख्या 7 और अधिकतम अंशों की निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर हो सकती है। मतलब प्राइवेट कंपनी में 2 थे कम से कम सदस्य, लेकिन इसमें कम से कम सदस्य 7 होना चाहिए। और फिर जितने अंश जनता में निर्गमित किए जाते हैं वो सभी उसके सदस्य बन जाते हैं। फिर जो सार्वजनिक कंपनी है उनके सदस्यों का दायित्व भी उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों तक सीमित होता है। फिर है एक तीसरी जो कंपनी है, एक व्यक्ति कंपनी। ये वह कंपनी कहलाती है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। एक व्यक्ति वह एक व्यक्ति कंपनी की स्थापना कर सकती है। एक व्यक्ति कंपनी से आशय जिसमें केवल एक ही व्यक्ति इसका सदस्य होता है। एक व्यक्ति की स्थापना के लिए कानूनी औपचारिकताएं अन्य कंपनियों की स्थापना के समान ही होती हैं। यह कंपनी
गारंटी द्वारा सीमित अथवा अंशों द्वारा सीमित हो सकती है। इस कंपनी की चुकता पूंजी 1 लाख होना चाहिए। इस कंपनी का जो उद्देश्य होता है व्यावसायिक कार्यों के लिए अथवा चैरिटेबल कार्यों, चैरिटेबल मतलब सामाजिक कल्याण, है ना, चैरिटेबल कार्यों के लिए हो सकता है। ठीक है। फिर चलते हैं अपन निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर देखते हैं। क्या अंतर है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में? देखें, सदस्यों की संख्या बता चुके हैं कि निजी कंपनी में कम से कम 2 अधिकतम 200 सदस्य और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य और अधिकतम अंशों की संख्या के बराबर। अंशों का निर्गमन, निजी कंपनी अंशों का या ऋण पत्रों का निर्गमन जनता में नहीं कर सकती, मतलब जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, जबकि सार्वजनिक कंपनी अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। प्राविवरण, एक निजी कंपनी प्राविवरण जारी नहीं कर सकती या स्थापना प्राविवरण जारी नहीं कर सकती, जबकि सार्वजनिक कंपनी ऐसा कर सकती है। प्राविवरण का आप लोगों को याद हो गए कि कंपनी के 3 प्रलेख प्रमुख होते हैं, पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम और प्राविवरण। प्राविवरण वह प्रलेख होता है जिसमें अंश निर्गमित किए जाने वाले अंशों का उल्लेख होता है और यही प्राविवरण समाचार पत्रों या अन्य किसी माध्यम से जारी किया जाता है, जिसके आधार पर जनता ऋण अंशों को खरीदती है। तो जब अंश ही नहीं खरीदने के लिए निर्गमित आमंत्रित किया जाता जनता को, तो प्राविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर व्यापार का आरंभ, एक निजी कंपनी को जैसे ही समामेलन का प्रमाण पत्र मिलता है तो वह तुरंत अपने व्यापार को आरंभ कर सकती है और अपने ऋण लेने के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी समामेलन के प्रमाण पत्र मिलने के बाद जब व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र मिलता है तभी वह व्यापार आरंभ करती है। फिर लिमिटेड या प्राइवेट शब्द, एक निजी कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी केवल लिमिटेड शब्द का ही प्रयोग करती है। अंशों का हस्तांतरण, जो प्राइवेट कंपनी है वह अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती, प्रतिबंध होता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। फिर देखते हैं अंश। अंश किसे कहते हैं? शेयर बोलते हैं जिसे। तो अंश का अर्थ देखें, एक टुकड़ा होता है, किसी भी चीज़ का टुकड़ा, अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा शेयर कहलाता है। परिभाषा देखें कि कंपनी को जब अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है जिसे अनेक व्यक्ति प्रदान करते हैं, अतः कंपनी सुविधा के लिए अपनी पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देती है। ऐसे ही पूंजी के छोटे भाग को अंश कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अंश लेता है या खरीदता है उसे अंशधारी कहते हैं। इस प्रकार पूंजी का वह आनुपातिक भाग जो हर सदस्य लेता है अंश कहलाता है। एक अन्य परिभाषा देखें, अंश से आशय कंपनी की पूंजी के एक भाग से या एक टुकड़े से है। अंशों के प्रकार देखेंगे कि अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो अंश प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, समतांश या साधारण अंश बोलते हैं और दूसरा है पूर्वाधिकार अंश। तो समतांशों को देखें कि कंपनी के ये साधारण अंश या सामान्य अंश होते हैं जिन पर कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश बांटने के बाद जो लाभांश बचता है वह प्राप्त होता है। कहने का मतलब जब कंपनी को लाभ होगा तो उसमें से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को बांटा जाएगा, फिर जो बचेगा उस में से समता अंशधारियों को लाभ प्राप्त होता है।
तथा कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और कंपनी के समापन के समय भी सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों को पूंजी वापस की जाती है। इसके बाद यदि शेष पूंजी रहती है तो समतंशधारियों को पूंजी लौटाई जाती है। पूर्वाधिकार अंश देखें। पूर्वाधिकार अंश उन अंशों को कहते हैं जिन्हें आजीवन एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने तथा कंपनी के समापन की दशा में पूंजी प्राप्त करने का पूर्व अधिकार प्राप्त होता है। पूर्व अधिकार है ना। फिर पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार देखें। पूर्वाधिकार निम्नलिखित 8 प्रकार के बताए गए हैं। कुछ पुस्तकों में और भी हो सकते हैं। जैसे संचय पूर्वाधिकार अंश, यदि किसी वर्ष में अपर्याप्त लाभ हो अर्थात लाभ ना भी हो तो ऐसे अंशधारियों को लाभांश नहीं दिया जा सकता, अर्थात इस लाभांश का संचय हो जाता है जिसे आगामी वर्ष वाले लाभ में पूरा किया जा सकता है। असंचय पूर्वाधिकार अंश, इन अंशधारियों को प्रत्येक वर्ष के लाभों में से लाभ दिया जाता है। यदि किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होता तो इन्हें लाभांश नहीं दिया जाता। आगामी वर्षों में पर्याप्त लाभ होने पर भी इन्हें पिछले वर्षों का शेष लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। संचय में लाभ संचय हो जाता था जो आगामी वर्षों में मिल जाता था, लेकिन असंचय में ऐसा नहीं होता। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें निश्चित शर्तों के अधीन समतांशों में परिवर्तित किया जा सकता है। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें समतांशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। शोध या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश, शोध का अर्थ होता है भुगतान होना, विमोचन या भुगतान होना। तो जिन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है अर्थात उनका भुगतान कर दिया जाता है तो उन्हें विमोचनशील या शोध पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट रहेगा अविमोचनशील या शोध कि जिनका एक निश्चित अवधि के बाद भी शोधन नहीं हो पाता है, उन्हें अशोध पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। फिर भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, इसका मतलब है कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन पर एक निश्चित दर से अलावा अधिक लाभ होने की दशा में अतिरिक्त लाभ भी दिया जाता है, अर्थात जिन्हें जो निश्चित दर होती है उस दर के अलावा उस दर से लाभ तो मिलेगा ही और अधिक लाभ हुआ है तो और भी उसमें हिस्सा प्राप्त हो जाता है। और अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन पर एक निश्चित दर से ही लाभांश दिया जाता है, कंपनी को चाहे कितना भी लाभ होता रहे उसमें हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहता। फिर अंतर देखें, समतांश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर। इन्हें विशेषताएं भी बोल सकते हैं क्योंकि अंतर का मतलब ही होता है दोनों किन्हीं भी दो चीज़ों में उनकी विशेषताओं की तुलना करना। तो विशेषताएं भी आप लोग इसको मान सकते हैं और दोनों में अंतर भी। तो देखें पहली विशेषता है, पहला अंतर लाभांश। तो समतांशधारियों को लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद प्राप्त होता है, जबकि पूर्वाधिकारी अंशधारों को लाभांश समतांशों से पहले प्राप्त होता है। लाभांश की दर, समतांशों में जो लाभांश की दर है वह कम रहती है और घटती बढ़ती रहती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों पर निश्चित लाभांश की दर होती है। निश्चिताय, समतांशधारियों को निश्चिताय नहीं होती है क्योंकि लाभ घटता बढ़ता रहता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है,
जबकि पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित लाभ, अंशधारियों को एक निश्चित आय प्राप्त होती रहती है। स्वामी, समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते। अंकित मूल्य, समता अंशों का अंकित मूल्य कम होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों का अंकित मूल्य अधिक होता है। शोधन, समता अंशों का शोधन नहीं होता, केवल कंपनी के समापन पर ही इनका शोधन होता है। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन हो जाता है प्रायः। जोखिम, समता अंशों पर जोखिम ज़्यादा रहता है क्योंकि इनकी लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों की जो जोखिम है वह कम होता है क्योंकि उनको निर्धारित दर से लाभांश मिलता रहता है। अब देखते हैं कि ये स्कंध भी पूछा जाता है कि स्कंध क्या होता है। तो जब अंशों पर पूरा भुगतान प्राप्त हो जाता है कंपनी को, तो कंपनी उसे स्कंध में बदल सकती है। कहने का मतलब जब इकट्ठी राशि कंपनी को प्राप्त हो जाती है तो उसे स्कंध कहा जाता है, मतलब पूर्ण चुकता अंश स्कंध कहलाते हैं। इस प्रकार स्कंध का आशय चुकता अंशों की इकट्ठी रकम से है, ठीक है ना। तो बाद में किसी भी रकम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है ताकि अंशों की रकम हस्तांतरित की जा सके। ये थोड़ी गलती टाइप हुआ है, आंसुओं लिख गया है, अंशों है वो। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बोर्ड से कि अंशों या अंश और स्कंध में अंतर क्या होता है। तो देखें अंश और स्कंध में अंतर। अंकित मूल्य देखें, अंश का अंकित मूल्य होता है जबकि स्कंध का अंकित मूल्य नहीं होता है क्योंकि पूर्णदत्त चुकता राशि प्राप्त हो चुकी है, इकट्ठी प्राप्त हो चुकी है। फिर पूर्ण चुकता अंश का पूर्णदत्त होना आवश्यक नहीं है जबकि स्कंध सदैव पूर्णदत्त होता है, पूर्ण चुकता होता है। संख्या, प्रत्येक अंश की एक निश्चित संख्या होती है जबकि स्कंध की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। फिर पंजीकृत होना, अंश सदैव रजिस्टर्ड या पंजीकृत होते हैं जबकि स्कंध का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। हस्तांतरण, अंशों का हस्तांतरण केवल पूर्ण मूल्य में होता है जबकि स्कंध का हस्तांतरण टुकड़ों में भी हो सकता है। मतलब 10 रुपये का अंश है यदि, तो ऐसा नहीं कि 1 रुपये का अलग हो गया, 2 का अलग हो गया, है ना। तो जबकि स्कंध को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। फिर लोकप्रियता, अंश अधिक लोकप्रिय होते हैं जबकि स्कंध लोकप्रिय नहीं होते हैं। निर्गमन, अंशों के समामेलन के बाद अंश निर्गमित किए जा सकते हैं लेकिन स्कंध को प्रारंभ में ही निर्गमित नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे उम्मीद करते हैं कि जो मैंने सामग्री तैयार की है वो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद, थैंक यू।